हाँ जी, तो देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। आज हमारा इंट्रोडक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को देखो, आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बताने की कोशिश करूंगा कि अकाउंटिंग के कितने फील्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आप ये देखिए कि अकाउंटिंग के 3 फील्ड होते हैं। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा दूसरा है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा फील्ड है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखिए जो चीज आपने 11th क्लास के अंदर और बीकॉम फर्स्ट ईयर तक जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट में आपने क्या चीज पढ़ी कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, इन सब चीजों के बारे में आपने बात पढ़ी। अब हमारी जो फील्ड आ रही है वो कॉस्ट अकाउंटिंग आ रही है। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कंपेयर करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरीके से डिफरेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, तो वो आज हम देखेंगे। देखिए, प्रोडक्ट को बनने के बाद जब हम प्रोडक्ट को बेचते हैं तो हमने उससे कितना प्रॉफिट कमाया, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे क्या हैं, इन सभी चीजों की बात हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम किस चीज की बात करेंगे कि जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसको बनाने में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हमारी क्या रहेगी। तो वो सारी बातें, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगती है तो वो कॉस्ट का क्या खर्चा होता है, तो कितना खर्चा लगा कॉस्ट को मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो सारी बातें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सीखनी है। तो देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो आप क्या किया करते थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो जब हमें प्रॉफिट या लॉस अपना निकालना होता था तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया करते थे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो इससे हमें पता लग जाता था कि हमारी फर्म प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपके प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी ये जानने के लिए आपको बनानी पड़ेगी कॉस्ट शीट। क्या बनानी पड़ेगी? कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपसे एक बात और करूंगा कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो देखो, आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात इसमें और समझा देता हूं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाने में 3 तरीके का खर्चा होता है। एक होता है मटेरियल के ऊपर, एक उस प्रोडक्ट को बनाने पर उसमें जो मटेरियल लगा है उसका खर्चा, एक होता है लेबर का खर्चा और एक होता है हमारा एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कोई भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चा हमारा किस तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, एक मटेरियल पे, एक लेबर पे, एक्सपेंसेस पे। मैं आपको इस बात को समझाने के लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए एक रेस्टोरेंट चल रहा है, एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में, उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के अंदर ऑब्वियस सी बात है, रेस्टोरेंट चल रहा है तो चपाती बनेगी। तो चपाती हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो अब आप ये देखें कि उस चपाती को बनाने के लिए वो जो आपका प्रोडक्ट है, आपका चपाती, उसको बनाने के लिए आपका मटेरियल का खर्चा भी हुआ, आपकी लेबर भी लगी है और लेबर के साथ साथ कुछ एक्सपेंसेस भी हुए हैं। अब वो कैसे खर्चा हुआ है मटेरियल का, लेबर का, एक्सपेंसेस का, तो मैं इसको और आगे इलैबोरेट करूं तो देखिए, चपाती बनाने में जो भी आटा है, जो आटा गूंद कर जो चपाती बनाई गई है, तो वो उस गूंदे हुए आटे पे जो खर्चा हुआ था आपका, उस मटेरियल के ऊपर जो खर्चा हुआ, उसके बगैर तो चपाती बन ही नहीं सकती थी। तो उसके ऊपर जो हमारा खर्चा हुआ वो हमारा मटेरियल है। अब लेबर आती है, बात लेबर की। तो देखिए, जब उस चपाती को बना के हमने तैयार किया तो चपाती में जब लेबर लगी है तो वो किस तरीके से लगी है? देखिए, लेबर 2 तरीके से लगती है, या तो लेबर मैन्युअली लग सकती है या बाई मशीन लग सकती है।
तो आपने भी देखा होगा कि जब भी किसी रेस्टोरेंट के अंदर या किसी ढाबे में खाना बनाते हुए आपने वर्कर्स को देखा होगा, तो या तो वर्कर खुद चपाती बनाते हैं, तो वो मैनुअली वर्क होता है, ऑब्वियस ही बात है। उन लेबर्स में, उन वर्कर्स को हमको कुछ पैसा देना पड़ता है, तभी वो वर्कर हमारे लिए वर्क करते हैं। तो जो भी आपने उनको लेबर दिया है, तो कहीं ना कहीं चपाती के अंदर बनाने में वो जो कॉस्ट खर्च हुई है, तो वो लेबर को जो पैसे दिए हैं वो भी तो उसके अंदर लगी है। और या फिर कुछ मशीनें हमने लगा रखी हैं, उस मशीनों से अपने आप ही चपाती जो है, जो लेबर काम कर रहे हैं, वो मशीन के द्वारा काम किया जा रहा है, अपने आप चपाती बनकर तैयार हो रही है। तो वो मशीन खरीदने में भी हमारा पैसा लगा है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि लेबर बाय मैनुअल भी लग सकती है, बाय मशीन भी लग सकती है। अब आती है बात एक्सपेंसेस की। अब आप पूछेंगे सर चपाती बनाने के लिए एक्सपेंसेस का क्या खर्चा हुआ है? तो अब आप ये देखें कि जिस गैस स्टोव के ऊपर हम अपने चूल्हे के ऊपर जो हम अपने चपाती बनाकर तैयार कर रहे हैं, वो रेस्टोरेंट वाला जो चपाती बनाकर तैयार कर रहा है, तो वो चूल्हे के को ऐसे तो जल नहीं रहा चूल्हा, कैसे? फ्यूल, उसके लिए फ्यूल चाहिए होती है। तो जो भी आप एलपीजी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सपेंसेस के रूप में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वो एक चपाती बनाने में मटेरियल के ऊपर भी पैसा खर्च हुआ, लेबर के ऊपर भी पैसा खर्च हुआ, और एक्सपेंसेस के ऊपर भी पैसा खर्च हुआ। तो देखिए बेटे, मजे की बात यह है कि आपके कोर्स के अंदर मटेरियल पे, लेबर पे और एक्सपेंसेस पे, तीनों के ऊपर आपका चैप्टर है। और इस चैप्टर को आने वाले टाइम में हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर इन तीनों के ऊपर हम चैप्टर पढ़ेंगे और इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब इस इंट्रोडक्टरी डिस्कशन के बाद मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग को आगे समझने से पहले हमें कॉस्ट शीट के बारे में भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉस्ट शीट किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो बनती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमें इनिशियल स्टेप, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, आपको सबसे पहला ज्ञान कॉस्ट शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का होना बहुत जरूरी है। इसका एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉस्ट शीट बनाते हैं और क्या क्या चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट देखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को मैं आपको दो पार्ट में समझाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को दो पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से। पहले मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का एक ओवररिव्यू दूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या क्या आती हैं। फिर एक बहुत डिटेल फॉर्मेट मैं आपको समझाऊंगा, वो बहुत डिटेल फॉर्मेट लिखवाऊंगा। पहले आप एक बार इसका ओवररिव्यू देखिए कि इसके अंदर हम लेते क्या क्या है और क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि इसके अंदर आता है प्राइम कॉस्ट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब प्राइमरी कॉस्ट, जो सबसे जरूरी, सबसे पहली कॉस्ट है हमारी। इसमें प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर आपने इसके अंदर डायरेक्ट वर्ड क्यों यूज किया? क्या कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो इनडायरेक्ट हों? मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में अभी बात समझानी है आपको थोड़ी ही देर में। आप मान के चलें अभी कि प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं। इसके बाद ये प्राइम कॉस्ट जैसे ही आपकी आएगी, इसके अंदर अगर आप फैक्ट्री से लिंकअप खर्चे जोड़ेंगे यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ेंगे, तो आपके पास आएगा, ओवरहेड्स कहते हैं, ओवरहेड्स भी हम एक्सपेंसेस को ही कहते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट में तो डायरेक्ट खर्चे आते हैं, लेकिन इसके प्राइम कॉस्ट के बाद ओवरहेड्स को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। यानी प्राइम कॉस्ट के बाद जो भी खर्चे जोड़े जाएंगे उसको हम ओवरहेड बोलेंगे और ओवरहेड हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। हाँ, तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगी यहां पर फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी यहां फैक्ट्री कॉस्ट। और अब इस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर अगर मैं ऐड करता हूं ऑफिस से लिंकअप खर्चे, ऑफिस ओवरहेड, ओवरहेड वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ऑफिस से लिंकअप अगर मैं कोई भी खर्चा अगर ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगी ऑफिस कॉस्ट। और ऑफिस कॉस्ट के अंदर अगर मैं जोड़ता हूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से लिंकअप खर्चे यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा टोटल कॉस्ट। मेरे पास आ जाएगा टोटल
कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट के अंदर अगर प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो आप जैसे ही प्रॉफिट जोड़ेंगे तो आपके पास आएगी सेल्स। और मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर सेल्स दे रखा है और अगर मैं प्रॉफिट को घटाता हूं तो मेरे पास अगर मेरे पास सेल्स दे रखी है और अगर मैं टोटल कॉस्ट को घटाता हूं तो मेरे पास आएगा प्रॉफिट। तो ये तो था कॉस्ट शीट का एक ओवर रिव्यू, आपका फॉर्मेट। अब मैंने आपको जो बात बताने जाना है इसका डिटेल्ड फॉर्मेट बताने जाना है कि डायरेक्ट मटेरियल किस तरीके से फाइंड आउट होता है। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मटेरियल बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम रॉ मटेरियल कंज्यूम भी कहते हैं। फिर डायरेक्ट मटेरियल जोड़ते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ते हैं, यानी इस फॉर्मेट को अब हम बात करेंगे डिटेल डिस्कशन। तो ये अब हमारा कॉस्ट शीट का डिटेल फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो जैसे ही आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखेंगे उसके बाद अब आप ऐड करेंगे इसके अंदर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हम ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फिर क्या आप ऐड करेंगे, इसके अंदर आप ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। तो जैसे ही आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करके लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपके पास यहां पर आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या आएगा आपके पास, रॉ मटेरियल कंज्यूम। आप इस रॉ मटेरियल कंज्यूम को डायरेक्ट मटेरियल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्राइम कॉस्ट 3 चीजों से मिलकर बनता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले आ गया आपका। तो डायरेक्ट मटेरियल अगर या तो क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ दे रखा होगा डायरेक्ट मटेरियल और ना दे रखा हो तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी और आपको डायरेक्ट मटेरियल निकालना पड़ेगा। प्लस डायरेक्ट लेबर, इसके बाद आप क्या चीज जोड़ेंगे, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर हम जोड़ेंगे डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर के अंदर हम जोड़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने ऊपर भी लिखे हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने नीचे भी लिखे हैं। तो बेटे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वहां ऊपर जो मैंने लिखे हैं प्राइम कॉस्ट, ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते वक्त, वो थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। लेकिन यहां मैंने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हैं वो रॉ मटेरियल के अलावा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो यहां लिखे गए हैं। इन सबको जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट आएगा। और इस प्राइम कॉस्ट के अंदर जब आप फैक्ट्री से लिंकअप खर्चे जोड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ेंगे और ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, और ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है ये भी मैंने अभी आपको बात बताना है थोड़ी देर में। तो हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होंगी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और हमें इसको डालना है अपने फॉर्मेट में। तो जैसे ही आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP जोड़ेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP तो आपके पास आएगी फैक्ट्री कॉस्ट। हम फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट भी कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट बोलें या आप इसको वर्क कॉस्ट बोलें, बात बराबर है। अब फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट को जोड़ने के बाद आपको ऐड करना होगा ऑफिस से लिंकअप खर्चे यानी ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस के लिंकअप जितने भी खर्चे होंगे जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप इसको बोलें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
या इसका दूसरा एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ आउटपुट। कॉस्ट ऑफ आउटपुट। तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ आउटपुट दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ही हम फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस ओवरहेड जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब करना क्या होगा, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जोड़ना पड़ेगा। ये मेरा फॉर्मेट आगे कंटिन्यूड है। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपको जोड़ना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या जोड़ेंगे आप? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपने जोड़ा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारे पास आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए बेटे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आपको प्लस करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इन सबकी लिस्ट में आपको एक साथ लिखवा दूंगा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जैसे ही आप इसके अंदर जोड़ेंगे, क्या होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? देखिए, आपने गुड्स बना के तैयार कर लिए। जैसे ही आपने गुड्स बना के तैयार कर लिया, उसको बेचने के लिए आप कुछ एडवर्टीजमेंट का खर्चा करेंगे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करेंगे। तो जो आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा करेंगे वो सेलिंग के अंदर आ गया, और जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ गया। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जैसे ही हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है टोटल कॉस्ट। तो इस तरीके से आपने अपनी टोटल कॉस्ट निकाल ली कि आपको आपके प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितनी खर्च हुई। अब यदि क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो आप प्रॉफिट जोड़ेंगे और सेल्स निकाल लेंगे कि सेल्स प्राइस कितनी है उस प्रोडक्ट की। और मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको सेल्स दे रखा है और आप कॉस्ट को लेस करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर से आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह है आपका कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं कि ये डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये अपना डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं, यानी डायरेक्ट क्या चीज है और इनडायरेक्ट खर्चे क्या चीज है। यानी मैंने आपको अब डिफरेंस बताना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अपने पास जो एक्सपेंस है, जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं, अगर वो डायरेक्ट है, यानी वो डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, या फिर वो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। यानी एक्सपेंसेस आपके क्या है, वो या तो वो डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझने के लिए मैं आपसे एक एग्जांपल लूंगा, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था मैंने आपसे। तो अब आप ये देखें कि जो चपाती बनकर तैयार हो रही थी, चपाती जो बनके तैयार हो रही है, उसमें जो मटेरियल लग रहा है, जो मटेरियल का खर्चा है, वो सारा डायरेक्ट खर्चा है। जो मटेरियल का खर्चा है वो सारा डायरेक्ट खर्चा है। जो भी आटा लग रहा है उसके अंदर, वो सारा डायरेक्ट खर्चा है। और चपाती बनाने के लिए जो फैक्ट्री का काम कर रहा है, वो क्या चीज कर रहा है? गैस स्टोव। तो जो गैस स्टोव है वो फैक्ट्री का काम कर रहा है। तो इस गैस स्टोव के अंदर जो भी आप फ्यूल लगा रहे हैं, जो भी आप एलपीजी यूज कर रहे हैं, वो कौन सा खर्चा हो गया? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, वो फैक्ट्री से लिंकअप खर्चा हो गया। क्योंकि वो मटेरियल जब फैक्ट्री के अंदर जाएगा तभी चपाती बनके तैयार होगी, यानी जब वो गैस स्टोव के ऊपर जाएगा तभी आपका प्रोडक्ट, आपकी चपाती बनके तैयार होगी। तो यहां तो आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं कि डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं, यानी डायरेक्ट खर्चा कौन सा है और इनडायरेक्ट खर्चा कौन सा है। तो मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, कि जो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे चार्ज हो रहा है कि उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो यानी अगर मटेरियल ही नहीं होगा तो आपकी चपाती क्या बनकर तैयार होगी। तो होने को तो ये भी आपका बहुत एसेंशियल खर्चा है, बिना एलपीजी के, बिना गैस स्टोव के आप चपाती नहीं बना सकते। लेकिन ये तो प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एलपीजी जो हम यूज में ले रहे हैं, तो ये डायरेक्टली उस चपाती के अंदर एलपीजी दिखाई नहीं देती, लेकिन
डायरेक्ट आटा दिखाई देता है पकने के बाद वो मटेरियल पक जब जाता है, वो प्रोसेस होने के बाद जब डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, तो वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा कहलाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि मटेरियल के बारे में, कि तो मटेरियल भी 3 तरीके का ही होता है। मैं इस चपाती के एग्जांपल से ही समझाऊंगा कि मटेरियल 3 तरीके का कैसे होता है। तो देखिए, एक होता है आपका रॉ मटेरियल, एक होता है आपका रॉ मटेरियल, एक होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, और एक होता है फिनिश गुड्स। तो ये मटेरियल को हमने 3 कैटेगरी में माना है। तो अगर मैं ये सेम एग्जांपल लूं चपाती का, कि हमारा एक रेस्टोरेंट है और हमारा चपाती हमारा प्रोडक्ट है, तो अगर मैं बात करता हूं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो इसका रॉ मटेरियल क्या है? वो जो गूंदा हुआ आटा जिससे हम चपाती बना रहे हैं, तो वो तो हमारा रॉ मटेरियल हो गया। और जो गैस पे अभी चपाती हमारी सिक रही है, जो गैस पे हमारी चपाती सिक रही है, यानी अभी पूरी सिकी हुई भी नहीं है और पूरी पूरी पकी हुई भी नहीं है और कच्ची भी नहीं है, जो अभी आपके गैस के ऊपर चल रही है, अभी आपके तवे पे चल रही है, तो वो अभी आधी पकी और आधी कच्ची जो रोटी बन रही है, वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। और फिनिश गुड्स क्या चीज है? जो कैसरोल में बनके जो चपाती तैयार है, वो जो फिनिश गुड्स बनके तैयार है, जो चपातियां तैयार हो चुकी हैं, तो वो आपका फिनिश गुड्स कहलाएगा। तो मैं समझता हूं इस एग्जाम्पल से, इस रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल से, जो चपाती का एग्जाम्पल दिया है, आपको इससे काफी हद तक बात क्लियर हुई होगी कि रॉ मटेरियल क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, और फिनिश गुड्स क्या चीज है। तो इससे आगे का टॉपिक मैं अपने अगले लेक्चर में आपको समझाता हूं। आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।